आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे बीच आए हमारे अतिथि श्री रजत कपूर जी का। तो चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे अतिथि का। Thank you, Anurag. Thank you. जी And तो thank you very much. इसलिए कि आप यहाँ आए, आपने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद आपने इतने धैर्य के साथ इंतज़ार किया। थैंक यू वेरी मच। आज रजत कपूर एक सटीक संतुलित अभिनेता, एक इनोवेटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पे स्थापित हैं। हम जानना चाहेंगे 1983 में रंगमंच से शुरुआत सर की हुई है, तो उस समय पे उस 1983 के दौर में या उससे पहले क्या चलता था दिमाग में जो आपको खींचता था इस ओर? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ओके, सो वेरी ब्रीफली अनुराग, थिएटर से मेरा कोई एक्चुअली वास्ता था नहीं जी। मेरा रुझाव खाली फिल्म की तरफ था और फिल्म ही बनाना था मुझे, और ये पक्का मुझे पता था कि एक दिन मुझे फिल्म बनानी है। आई जस्ट डिडंट नो हाउ, आई डिडंट नो व्हाट शुड आई डू टू गेट देयर। Theatre came into my life accidentally, and I'm very happy that it came because I discovered the joy of theatre, which is very different from cinema. But till this date, I have continued to do cinema and theatre almost simultaneously. Even today, I have 3 shows, plays running, with which we travel all over the country, all over the world, while we work in films as actor or director or whatever. So this balance between theatre and cinema for me is very important. जैसे हर व्यक्ति के करियर में और करियर के सफ़र में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो अनुकूल होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन आती रहती हैं। तो आपकी सिचुएशंस क्या रही हैं और किस तरीके से आपने खुद को उनमें ढालने का प्रयास किया या कैसे ढाला? जो भी आपको सपोर्टिव रही इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में। आई डोंट नो उस बात का जवाब कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि ये सोचने का तरीका है कि क्या आपको लगता है आपको कहाँ जाना है और उसमें कौन सी चीज़ उसके प्रतिकूल हो सकती है। बिकॉज इफ़ यू नो दैट यू गोइंग टू गो समवेयर, देन नथिंग कैन स्टॉप यू, यू नो, देन नथिंग स्टॉप्स यू। एक बहुत अच्छा जेन का सेइंग है कि द ऑब्स्टिकल इज द पाथ, यू नो, जी। जो आपके रास्ते में रुकावट है वही आपका रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। जी। तो अगर ये सोचे आपकी, तो इसमें अनुकूल और प्रतिकूल वाली बात आती ही नहीं, क्योंकि जो भी कुछ है यही है, रहा इसी पे चलना है। तो समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? जी जी। तो दे विल बी obstacles or there will be things which don't go according to plan, but that's okay, but that is life, you know. You can't fight that, you can't negate that. You have to work around it and keep moving. तो जो रुकावटें हैं, जैसे आपने कहा ऑब्स्टेकल्स और ये वाली चीज़ें हैं, उन्हें हम अपना रास्ता बना लें, तो वही ऑब्स्टेकल्स हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपके साथ कैसा है, क्योंकि हर कलाकार के जीवन में वो आते ही यार सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरह की फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ या बनाता हूँ, उन फिल्मों को मार्केट फोर्सेस पसंद नहीं करती हैं। तो ऐसी फिल्मों को बनाना बेहद मुश्किल है, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, और अगर फिल्म बन भी जाती है तो उसको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। सो ये तो इट्स अ गिवन। अब या तो 2 रास्ते हैं, आप या तो इस बात को लेके आप रोते रहें और दुखी रहें कि भाई मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, या दूसरी बात ये है कि आप सोचेंगे भाई ये है सच्चाई इस दुनिया की। बिकॉज ये जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं ये पैसे के बलबूते पे चलती है और पैसा ही समझती है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में इस तरह का काम करना चाहते हैं जो कि मार्केट ड्रिवन नहीं है, तो दिस विल ऑलवेज हैपन, ये तो होगा ही। इसके बावजूद आप फिल्में बनाते रहें, ये बड़ी बात है। यही मेरा एक कोशिश है कि फिल्में बनाने की जो सफ़र है वो बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि हर फिल्म बनाने में मुझे 3-4 साल लग जाते हैं, क्योंकि पैसा ढूंढना सबसे बड़ा स्ट्रगल है।
जी जी, वो क्राउड फंडिंग वाले और जी, उस तरह के देखा issues होगा भी- आपने इस फिल्म में अंत में 800 नाम है जिन 800 लोगों ने पैसे दिए हैं। जी 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 जी। हो सकता है उसमें से यहाँ भी कुछ बैठे हों। अच्छा, जैसे आप अगर बैठे हैं तो भाई वापस मत मांग लेना। जैसे आप सर रंगमंच से आते हैं तो फिल्मों के लिए एक्टिंग, डायरेक्शन या राइटिंग करते हुए रंगमंच आपके वर्किंग स्टाइल या आपके दृष्टिकोण को किस तरह से प्रभावित करता है, या उससे अभी अलग हो चुका है ये बिल्कुल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि उससे अभी, या जैसा कि मैंने कहा सिनेमा मेरी ज़िंदगी में पहले था, जी रंगमंच बाद में आया। जी लेकिन फिल्म स्कूल जाके मुझे ये समझ में आया कि रंगमंच और सिनेमा में कितना अंतर है। मतलब देखिए, ये कन्फ्यूजन बार बार होता है और ये सवाल बार बार आता है सामने। लेकिन अगर कोई एक फिल्म मेकर है जो कि पेंटिंग भी करता है, तो आप उससे ये सवाल नहीं पूछते कि पेंटिंग और सिनेमा में क्या अंतर है, क्योंकि वो ऑब्वियस सा अंतर है। या अगर कोई फिल्म मेकर म्यूजिशियन भी है, तो वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मेरा ये मानना है कि वो रंगमंच और सिनेमा भी उतने ही अलहदा फॉर्म्स हैं। उस खाली सिमिलैरिटी ये है कि एक्टर्स इसमें भी होते हैं, एक्टर्स उसमें भी होते हैं, लेकिन इसके आगे दोनों में कोई समानता है नहीं। जी क्योंकि रंगमंच जो है वो वाकई में अभिनेता का माध्यम है, और सिनेमा निर्देशक का माध्यम है और कैमरा का माध्यम है। सिनेमा बनता है बिकॉज ऑफ कैमरा, और थिएटर बनता है खाली एक्टर के बलबूते पे। एक्टर इज द रॉ मटेरियल फॉर स्टेज, यू नो, जी नथिंग एग्जिस्ट। अगर एक्टर नहीं है तो थिएटर नहीं है। लेकिन सिनेमा बिना एक्टर के भी पॉसिबल है। ठीक है। सर जैसे बजट और सुविधाओं का अभाव, जिससे थिएटर वाले, तो मैं शुरुआत में भी थिएटर की बात इसलिए कर रहा हूँ, काफ़ी ऑडियंस में से थिएटर के लोग हैं, मैं थिएटर का हूँ, तो थिएटर करने वालों के सामने जो स्ट्रगल शुरू होता है वो स्क्रिप्ट के चयन से शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद उसकी इवन कॉपी कराना, कैसे कॉपियाँ होंगी, और फिर हमारा प्रचार प्रसार और ऑडिटोरियम के की व्यवस्था, ये सारी हम छोटी जगह के रहने वालों के साथ थिएटर में बिल्कुल नॉर्मल सी जनरल सी चीज़ है। तो ऐसे ही अभावों से कुछ किस्से जुड़े हुए आपके, आपने शेयर भी किए हमसे, लेकिन किस्सों के रूप में हम चाहेंगे कि कुछ घटना आप हमसे शेयर करें, जिससे हम सब कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ कि आपने कैसे एडजस्ट किया ऐसे चैलेंजेस को, क्योंकि आपने बताया कि समस्या अभी एक बड़ी अच्छी सी बात आपने की, 300-400 नाम थे, तो वो प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। थिएटर में अच्छी बात यह है कि आपको किसी के ऊपर उसमें किसी और का सपोर्ट नहीं चाहिए। थिएटर अभी भी, मैं आज भी अपने 4 दोस्तों को फ़ोन करता हूँ कि चलो यार ये नाटक करना है, आप जुलाई अगस्त में फ्री हैं? बोलते हैं हाँ फ्री हैं, चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं। जी और शुरुआत हो जाती है, और 2-2.5 महीना 3 महीना का रिहर्सल के बाद, जितना भी कम पैसा हो, जहाँ भी आप रिहर्सल करें, पार्क में कर लें या किसी के घर पे कर लें या किसी की छत पे कर लें, एक रिहर्सल करके आप नाटक खड़ा कर सकते हैं। जी वो पॉसिबल है। अगर मैं पेंटर हूँ तो मैं एक कैनवस खरीद के और थोड़े रंग लगा के, अगर मैं लिखता हूँ, लेखक हूँ, तो मैं लिख तो सकता हूँ घर पे। किताब नहीं छपेगी वो अलग बात है, पब्लिशर ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मेरा क्रिएटिव प्रोसेस तो बंद नहीं होगा। लेकिन एज ए फिल्म मेकर, इफ़ यू डोंट हैव मनी, यू हैव नथिंग, यू कांट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। आप लिख सकते हैं, अब लिख लिख के तो मेरे पास बहुत भंडार बन गया है स्क्रिप्ट्स का, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जो छोटा भी हो, जिस तरह की हमारी छोटी फिल्म भी होती है, तो भी 2-2.5-3 करोड़ रुपए का बजट हो जाता है। सो फॉर मी रंगमंच में ये अच्छी बात है कि आप किसी के भरोसे पे नहीं है, आप अपने बलबूते पे कर सकते हैं। अगर आपके साथ 4-5-10 लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं और आपके विचार उनसे मिलते हैं, दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल द सपोर्ट यू नीड। तो जैसे आप अभिनय, लेखन, निर्देशन के साथ साथ, अभी हमने फिल्म देखी है सभी दर्शकों ने, और हमने देखा कि उसमें निर्माता के तौर पे भी आपका हस्तक्षेप था। तो बड़ी समस्या हो जाती है कि मतलब आप क्रिएटिव जोन में हैं और कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी आर्टिस्टिक चीज़ों को लेके, और आपको साथ में डिस्टर्ब कर रही हैं प्रोडक्शन से जुड़ी हुई, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, तो वो इतना फर्क नहीं है। एक इंसान जो है वो सब कुछ तो करता है। जी
अभी आप लोगों से बात भी हो रही है, दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम कंपार्टमेंटलाइज नहीं हो जाता आदमी कि अभी मैं आर्टिस्ट हूँ तो आर्टिस्ट ही हूँ, तो मैं अभी ये नहीं सोचूंगा कि मुझे खाना क्या खाना है यार, क्या रात को घर पे खाना क्या बनेगा। ऐसा तो नहीं है। आप सब कुछ एक साथ हैं, तो सारी फैकल्टीज़ भी आपकी एक साथ काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिल्म बना रहे हैं डायरेक्टर के तौर पे तो प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकते। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब थोड़ा मे बी 10% ज़्यादा स्ट्रेस होगा, लेकिन इट्स वेरी पॉसिबल। जितनी सहजता से आपने बताया तो ये हमें हमारे लिए इंस्पिरेशन जैसा है, क्योंकि हम डर जाते हैं। हम छोटी सी एक कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें अलग अलग लोग चाहिए, और पैसे में अगर आर्टिस्टिक हैं तो हम बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते उसमें कि इससे हमारा कोई किसी को क्या लेना है क्या देना है। यार एक तो मैं इसलिए भी मुझे प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं अपनी फिल्में, क्योंकि जैसा मैंने कहा मुझे बाहर का प्रोड्यूसर नहीं मिलता है, बजट नहीं मिलता है, और अगर कोई देता भी है पैसा तो भी आई फील दैट इफ़ आई प्रोड्यूस इट माई सेल्फ I'll do it more efficiently and in lesser budget and quicker than anybody else. You know, क्योंकि अभी वो कर करके थोड़ी वो उसमें एक्सपर्टीज भी हो गई है कि छोटे बजट में कैसे फिल्म बनानी है, कैसे कहाँ कहाँ पैसे बचा के। अच्छा, हम थोड़ा सा अभिनय की तरफ आते हैं। तो जैसे आपको एक बिल्कुल सहज और संतुलित अभिनेता के तौर पे जाना जाता है, तो इस सहजता, इस सरलता का अभिनय में क्या राज है? मतलब जीवन के जो सौंदर्य है, सच्चाइयों को आप महसूस करने की क्षमता रखते होंगे, क्या वो आपको इंस्पायर करती है? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कैरेक्टर को उस तरीके से जी पाना। जो लोग रजत सर की फिल्में देखते हैं वो शायद जानते हों। और अ, उसके साथ साथ जब आप मतलब इस तरह का अभिनय कर रहे होते हैं, तो आपकी जो सेंसेस हैं या आपने जीवन में जो सीखा उनको लिया किस तरीके से? क्या वो चीज़ आपको हेल्प करती है, या आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, इमेजिनेशन है, या कोई ऐसी इंस्पिरेशन है, कोई अभिनेता या कोई व्यक्ति विशेष? बहुत सारे लोगों के गुरु होते हैं और सभी के होते हैं गुरु, हम सबके रहे हैं, तो वो क्या आपके उस वक्त संबल बनते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, मैं जो जवाब देने वाला हूँ वो बहुत ही बोरिंग जवाब है, बिकॉज आई हैव नो मेथड फॉर एक्टिंग। आई माई थिंग इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ टू नॉट एक्ट, बस। जी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। आई जस्ट रियलाइज्ड that in front of a film camera you should not act. It's really that simple. इसमें कोई घुमाव वाली बात नहीं है, कोई पेचीदा बात नहीं है। इफ़ यू कैन डू इट, अगर आप उसको कर पाते हैं सहजता से, देन यूर ओके। द प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप टू रियलाइज कि फिल्म इमेज, जैसा कि मैंने कहा कैमरा का मीडियम है, फिल्म इमेज आप नहीं बना रहे हैं एज एन एक्टर, फिल्म इमेज डायरेक्टर बना रहा है थ्रू हिज कैमरा, एंड एज एन एक्टर यू आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट इमेज। क्योंकि वो जो इमेज है उसमें लोकेशन है, उसमें कलर्स हैं, उसमें कॉस्ट्यूम्स हैं, उसमें टेक्सचर है, उसमें लाइट है, उसमें कैमरा का मूवमेंट है, उसमें साउंड है और उसमें एडिटिंग है। ये सब चीज़ें मिलके वो इमेज बना रही हैं, और एन एक्टर इज वन पार्ट ऑफ दैट होल इमेज। So if you realize that as an actor, then you will give up the idea of acting. Then you will not fight that image. Then you will not say that no, I have to do something and make the image better. It's not in your hands. So the idea is to give up, to surrender, and to say, okay, I'm standing here. Now do what you want with me. जो हॉल में एक्टर्स बैठे हैं, क्या वो समझ पाए सर की बात को? तो एक बार अपना रिएक्शन दे दीजिए तालियों से, वास्तव में अगर आप समझ पाए हों सरलता को। कोई ऐसा किरदार जिससे जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो, जो आपको करने में बड़ी मुश्किल लगी हो, आपने बड़ी मेहनत की हो, और कैसा क्या डिजाइनिंग में आपको? यार मैंने मेहनत कभी की नहीं, यही मैं बता रहा हूँ आपसे। और मुझे ये पता भी नहीं कि मेहनत किस तरह से करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। रियली मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं खाली मेहनत अगर या खाली सोच किसी किरदार के बारे में मेरी होती है तो ये कि वो उसका लुक क्या है, जी। उसने कपड़े क्या पहने हैं, उसका चेहरा कैसा दिखता है,
तो अभी किसी फिल्म के लिए ये अच्छा। जो मूंछ है वो है, बाल ऐसे रहेंगे. एंड द मोमेंट आई गेट इनटू कॉस्ट्यूम, आई थिंक इट डज एवरीथिंग फॉर मी. आई थिंक इट रियली डज एवरीथिंग फॉर मी. उसमें वेशभूषा में ही सब चाल ढाल सब कुछ है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल था. रघु रोमियो एक फिल्म है, आप पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं देखी है, जो मैंने बनाई थी 2003 में. जी। उसमें विजय राज एक्टिंग कर रहे थे. रघु का रोल था. रघु बहुत ही सिंपल इनोसेंट एक आदमी है, जो कि टेलीविजन पे किसी किरदार को देख के समझने लगता है कि वो वाकई में है, और उसे बचाने लग की कोशिश करता है. ऐसा कुछ कहानी थी. तो रघु, आई वांटेड somebody who's very naive and you will believe that he can believe, he's so innocent that he can believe that character is an actor. So उसका कास्टिंग हो गया, काम शुरू हो गया, प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया, उसके कॉस्ट्यूम पे काम होता रहा, नहीं समझ में आया. ऐसा 20 दिन 25 दिन के बाद एक हमारी यूनिट में एक ड्राइवर था गाड़ी का, वो एक बहुत ही टाइट ऐसा टी शर्ट पहना हुआ था, राउंड नेक, फुल स्लीव्स. मैंने उसको बोला उतार अपना टी शर्ट उतार. उसने उतारा, विजयराज ने पहना, और विजयराज ने बाल अपने आगे किए, खत्म. वी फाउंड रघु इन दैट मोमेंट, यू नो. एंड आई, विजयराज एकदम पतला था उस टाइम पे, और वो पतला टी शर्ट ऐसा गला में करके और ऐसा एकदम, वी जस्ट फाउंड द कैरेक्टर. इट वाज फैंटास्टिक. जी जी। And it was such a big learning for me, you know, to see that transformation, how you find a character through this. Then it's not about acting or performing or becoming somebody else. It's, you know, that I think in film acting you cannot become somebody else. You have to be, and very largely you're playing a part of you. You're not playing another character. I don't believe that there is another character outside of you. It is, if I'm playing Hamlet, I don't know who is Hamlet. I have no idea. You know, but if I cast you as Hamlet, then I'm interested in you. I'm saying, what is Anurag? You know, then I will discover my Hamlet through you, through your body, through your voice, through your speech pattern. That becomes my journey. So for me, Hamlet does not exist outside in that world. That's an idea. That's just a few lines on paper. What does that tell me? Nothing. But the real body of Hamlet, the real life Hamlet is here. So I have to discover Hamlet's journey, what he went through you, you know. So then I'm interested in your life, in how you lived, and how that has made you the person that you are. Right? So for me, the Hamlet is inside you, not outside on a piece of paper or outside in the world. It doesn't exist. And that's why your Hamlet will be different from your Hamlet, and so on. And that's what makes it so interesting, that everybody, their interpretation of a character is theirs. And that's why it is new, and that's why it is unique. I believe that in film, at least, because like I said, you're playing yourself eventually. You're playing a part of you in different, मैं बहुत सारी चीजें हो सकता था given different circumstances. You know, I could have been that. I could have been in a parallel universe. There are many Rajat Kapoors, there are many Anurags doing different things, you know. We could have been anybody. So the idea is to discover that part of you. And that's why film actors or film stars are known by who they are. When you see a Shah Rukh Khan film, you think you know that person. That's Shah Rukh. Whatever he's playing Jawan or Phalana, Dimkana, whatever. You know it's Shah Rukh, and you're attracted to Shah Rukh, not to the character he's playing. You don't give a shit. You know. But Shah Rukh is charismatic. You see that, you feel that. You know. Or Brando is this. This is Marlon Brando, man. It doesn't matter what he's playing. You're watching Brando. You're watching Brando play Godfather or Last Tango in Paris or whatever it is. Or you're watching Bachchan play Diwar and this. And what is magnetic is Bachchan, not Vijay. हाँ, तो वही है कि किरदार अपने आप में तलाशने वाली बात है सर, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ. किरदार को
देख के उसके हिसाब से गढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना अपने आप में उसको तलाशने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कोई ऐसा किरदार जिसे निभाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, अब तक का? बहुत ज़्यादा मज़ा आया जी। यार। ऐसा अगेन देयर इज नो वन कैरेक्टर लाइक दैट। फॉर मी टू बी ऑन अ फिल्म सेट इज ग्रेट फन. Every film set, any film set, unless the director is very mean, which doesn't happen often, but sometimes it happens. फिल्में हैं ऐसी जिनमें करने में बहुत मजा आया, जैसे आंखों देखी was one experience like that. कड़क was another experience. when sometimes ऐसा होता है कि फिल्म जो है वो पूरा पिकनिक की तरह निकल गया, पार्टी की तरह निकल गया. अच्छा। क्योंकि somehow the group comes together in a very nice way. And then it becomes very memorable. But ऐसा कोई किरदार नहीं है जिसको करके लगा कि मैंने कोई तीर मार लिया या कुछ. अच्छा, कोई ऐसा ड्रीम रोल जिसे आप करना चाहते हो फ्यूचर के आने वाले टाइम में कोई ऐसा किरदार या जिसे आप करना चाहते हो? एक था बस खाली जिंदगी में, मणि कौल जो मेरे टीचर थे, वो 1990 में एक फिल्म बना रहे थे, द इडियट, दोस्तोवस्की की किताब पे बेस्ड था. तो आई वॉज वेरी क्लोज टू प्लेइंग द इडियट इन दैट, द प्रोटैगनिस्ट, बट इट डिडंट हैपन. देन आई वॉज 30 years old and I was very excited and I love that book and I love that character. That's the only character I've ever wanted to play. बाकी और कुछ नहीं. थोड़ा सा निर्देशन और लेखन की हम बात करें तो एक कहानी को पहले पर्दे पर उतारते वक्त जब आप उसे उतारते हैं या शुरू करने जा रहे होते हैं तो आप किन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करते हैं? अपना क्या फोकस रहता है? कोई भी कहानी आपने ली और क्योंकि वो पर्दे पे आनी है और इस माध्यम से, ऑडियो विजुअल माध्यम से लोगों तक जानी है जो अभी कागज़ पे थी, तब आपका क्या प्रक्रिया होती है? एक तो पहली बात तो ये कि वो स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी होती है जी। जो भी कुछ मैंने अभी बनाया है, फिल्में बनाई हैं, वो मैंने ही लिखी हैं. तो मैं ऑलरेडी बहुत इन अ वे इन्वॉल्व हूँ उसमें. फिर जब पैसा मिलता है तब हम लोग प्री प्रोडक्शन में जाते हैं एंड दैट टेक्स अबाउट 3 or 4 months. उसमें कैमरामैन, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, इन लोगों के साथ बैठ के हमारी रोज़ मुलाकात शुरू होती है एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग. लेकिन सो वी डिसाइड कि क्या किस तरह का लुक होना चाहिए, क्या कर सकते हैं फिल्म के साथ, क्या हम चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से. ये बातें होती हैं. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक ही कैमरामैन के साथ काम किया मैंने पिछली 9 फिल्मों में, और पहली फिल्म में ही मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग शॉर्ट ब्रेकडाउन कभी नहीं करेंगे. सो जो भी शूट करते हैं हम लोग बिना शॉर्ट ब्रेकडाउन के, तो बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसाइड एंड लॉक इट कि मुझे नहीं पता मुझे कल क्या करना है. इट्स अ बिट लाइक कि अभी आपने सवाल पूछा, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या जवाब देने वाला हूँ उसका, या सो आई वांट टू लिव ऑल्सो लाइफ लाइक दैट एंड आई वांट टू शूट ऑल्सो लाइक दैट. मुझे नहीं पता मैं कल किस तरह से इसको शूट करना चाहूँगा, तो मैं आज कैसे डिसाइड कर लूँ कि कल मैं क्या करूँगा. सो माई प्रोसेस इज टू गो ऑन द डे ऑफ द शूट एंड वी स्टार्ट वर्किंग विद द एक्टर्स फर्स्ट. ये सीन है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे, हाउ विल यू प्ले इट. The actors improvise and then you improvise with them and after that you come to decide how you want to shoot it. लेकिन तैयारी हमारी इस तरह से हो चुकी है कि हमें ये मालूम है कि सीन में हमें इमोशनली क्या चाहिए, और इमोशनली उसको लाने के लिए हमें किस तरह के रंग और किस तरह के ऑब्जेक्ट्स और किस तरह के टेक्सचर्स चाहिए, वो काम हम कर चुके हैं. लेकिन शॉट्स कैसे होंगे, कैसी शूटिंग की जाएगी, वो हमें अभी पता नहीं है. अच्छा, सर की फिल्म का डायलॉग है कि अब दर्शन पे आते हैं हम, थोड़ा सा दर्शन पे, कि मार मार के दुनिया भर का झूठ हमारे अंदर ठूस दिया गया. जो कुछ हमें सिखाया उसे दोबारा से देखूंगा, समझूंगा, नजर के तराजू पे तोलूंगा, तब भरोसा करूंगा अपनी आंखों देखी पर. जिन सच को मैं देखूंगा नहीं उस पर विश्वास नहीं करूंगा. तो ये जिन्होंने आंखों देखी है उस फिल्म का डायलॉग है. तो एक तरफ इसमें जो हम कहीं देखते हैं इस्टेब्लिश्ड जो धारणाएं हैं जिनके साथ हम पले बड़े हैं, उनके खिलाफ एक छोटा सा, एक बड़ा शांत विरोध हमें देखने को मिलता है. और उसी जगह एक फिल्म है फैट्सो,
आई लव एवरीथिंग आखिरी डायलॉग है उस फिल्म का। वो दुनिया की हर शय से प्यार करता है जो करने लगता है। कुछ ऐसा उसकी जिंदगी में घटनाएं होती हैं कि वो उसको गंध, हर तरह की, गोबर के उपलों की गंध, पेट्रोल डीजल की गंध, इवन वो अपनी होने वाली वाइफ को बोलता है कि तुम्हारे दांत और दांतों की कैविटी भी, उससे भी प्यार करता हूँ। तो ऐसे किरदार, तो एक तरफ तो ये हमारा ये आया जहां हमारा एक शांत विरोध दिखता है इस्टेब्लिश्ड जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं, धारणाएं हैं, उनके प्रति। दूसरी तरफ जो हमारे जीवन, ये जो भौतिक संसार और भौतिक जीवन है, इसकी खूबसूरतियों और सच्चाइयों के लिए प्यार और एक्सेप्टेंस इस डायलॉग में दिखती है जो मैंने अभी बताया, और क्योंकि आपकी कलम से निकले हैं ये, तो इस दर्शन पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो जेस्चर है भौतिक दुनिया के प्रति आपका, तो इसमें हम क्या मान के चलें? इस दुनिया के प्रति वैराग्य या इसके प्रति अनुराग, या दोनों के बीच का तुमने सामंजस्य? बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज तक मुझे ज़िंदगी में किसी ने इतना अच्छा सवाल नहीं पूछा। धन्यवाद। रियली रियली। और फैट्सो फिल्म तो बहुत कम लोगों ने देखी है, और उसका आखिरी जो डायलॉग है, फॉर मी द रीज़न टू मेक फैट्सो वाज दैट सीन। जी वही सीन के अंत में जो भी उसके साथ हुआ, उसके बाद उसका एक कहना कि मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। You know, I'm surprised every day that why aren't we celebrating the fact that we are alive? You know, ये बहुत ही अचंभे की बात है कि हम लोग रोज सुबह उठ के ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि fuck, I'm alive. What a gift, what a gift. ये क्यों हम बार बार ये बात भूल जाते हैं कि मतलब एक सेकंड में ये सब खत्म हो सकता है यार। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आप बोल पा रहे हैं, अभी आप देख पा रहे हैं, अभी आप चल पा रहे हैं, अभी आप सोच पा रहे हैं, अभी आप किसी को छू पा रहे हैं। कमाल है। इट्स व्हाट अ गिफ्ट, यू नो। सो फैट्सो लास्ट सीन इज अ बिट ऑफ दैट, यू नो, कि देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर एंड देयर इज सो मच ब्यूटी, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अराउंड यू एंड वी डोंट पे एनफ अटेंशन टू इट, अनफॉर्चुनेटली। और जो बाबूजी वाली बात है, वो विरोध की बात है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर नहीं है इससे, क्योंकि बाबूजी जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो भौतिक सच्चाइयों को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ख्यालात को रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इनफैक्ट ही वांट्स टू रीच द रियल थिंग बाय रिजेक्टिंग द आइडिया अबाउट द रियल थिंग, यू नो। एक ओशो की बहुत अच्छी बात है, वो कहते हैं आप चल के जा रहे हैं और आपको एक गुलाब दिखता है और आप देखते हैं और कहते हैं हाँ इट्स अ रोज, एंड ही सेज इन सेइंग it's a rose, that rose was not there yesterday, this rose was not there yesterday and it will not be there tomorrow. लेकिन आपने उसको ऐसा देखा, बोला, नकार दिया आपने उसके एग्जिस्टेंस को, या इट्स अ रोज। नो, दिस रोज वाज नेवर देयर एंड इट विल नेवर बी, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट इट, यू नो। दिस आइडिया ऑफ द रोज हैज किल्ड द फैक्ट ऑफ द रोज, यू नो। तो बाबूजी को जो विरोध है वो एक तरह से वो है कि मैं किसी भी विचार को नहीं मानूंगा जो कि मैंने खुद ना जिया हो। जब मैं उसको जीऊंगा, उसको भुगतूंगा, तब मैं मानूंगा कि ये सच है, ये मेरा सच है, जो मेरी आंखों देखी होगी वही मेरा सच है। तो बहुत दूर नहीं है दोनों आइडियाज। जी 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 हाँ, वो दर्शन मिलता जुलता है। और जी, तो अच्छा, एक बात और मैं रजत सर के बारे में आपको बता दूं। अभी सर ने वो डायलॉग को जस्टिफाई भी किया कि दुनिया की हर चीज़, हर शय के प्रति प्यार है। तो लेकिन एक आश्चर्यजनक बात आपको बताता हूं कि आज जो वर्तमान युग है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट जिसे मोबाइल के नाम से हम जानते हैं वो उसका इस्तेमाल सर नहीं करते। तो वो उसके पीछे हम जानना चाहेंगे ऐसी क्या वजह है, क्या बाधाएं या दिक्कतें नहीं होती, या आपको वो सपोर्ट करता है, क्या है? आप छोड़ के देखिए, 4 दिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैं लगभग मोहित सर समापन की तरफ जाएं, हम दर्शकों की तरफ। 2 छोटे छोटे सवाल हमारे बचे हैं ताकि वो हमारे दर्शकों के लिए भी, फिल्मों में इतनी सफलता के बाद भी क्या है जो आपको रंगमंच से अभी भी जोड़े हुए है? रंगमंच का जो मज़ा है वो बहुत ही अलग है, और जो सिनेमा का मज़ा है वो भी बहुत अलग है, और दोनों के बीच मुझे कभी चुनाव ना करना पड़े, ऐसी मुझे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ छोड़ नहीं पाऊंगा दूसरे के लिए। द फनी थिंग थिएटर
इतना ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे का कि मुझे लगता है थिएटर इन अ वे अभी जिंदा है और अभी मर गया, यू नो। आपने आज शाम को शो देखा 6 बजे से 8 बजे तक, एक बहुत ही कमाल की चीज़ आपके सामने वजूद में आई और 8 बजे ख़त्म हो गई। अब वो कहीं नहीं है, अब वो सिर्फ आपके स्मृति में है, वो है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। You know, it's very funny. In that sense, it's a bit like life. It's only in a memory. It's gone. Whereas film will stay. तो ये दोनों ही बातें बहुत आकर्षित करती हैं मुझे कि एक चीज़ जो अभी थी और अभी नहीं है, और दूसरी चीज़ जो आपके जाने के बाद भी शायद रहेगी। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए, हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि काफ़ी शांत चल रहा है, अब आपका नंबर आने वाला है, तो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए आपकी कोई सलाह सुझाव, कोई सजेशन? Nothing really, except that I keep saying that if you really want to make a film, then nothing can stop you. You know, nothing will stop you. But you have to be a little mad. You have to be quite mad to make a film. That is for sure. If you don't have that madness, you will not do it. वो आपको पता चल जाएगा 5 साल 10 साल बाद कि आप कर रहे हैं कि आपने छोड़ दिया है। क्योंकि हाँ, you should have to be ready to give up everything. मतलब अपना घर बेच दें, बीवी के बाप का घर बेच दें, ये सब ये हो जाएगा अगर आप बनाने वाले हैं तो। बस आखिरी है, फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो ऑडियंस है और फिल्म इंडस्ट्री का जो आज की दशा दिशा है, उस पे आप छोटी सी राय। ये अभी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये शायद सबसे बदतर दौर है पिछले 30 साल में। 5 साल पहले भी ऐसा नहीं था जैसा अब आज है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ही बेड़ा गर्क कर रख के रखा है अभी इंडस्ट्री का, एंड इट्स बिकम अ काइंड ऑफ अ मोनोपोली, एंड दे आर नॉट लेटिंग एनीबडी डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट बॉलीवुड हाउसवाइफ्स। तो बस हम ये जानना चाहेंगे फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? बड़ा आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आपको हम देखते हैं हमेशा फिट, और काफ़ी साल से हम फिल्में देख रहे हैं। 20 साल पहले भी हम वही रजत कपूर देखते थे, वही हमें आज दिखते हैं। तो ये फिटनेस का अपना लिटिल बिट ऑफ जिम, केयरफुल डाइट, और कुछ नहीं। शराब में पीता नहीं, सिगरेट के साथ बहुत स्ट्रगल करके अभी छोड़ी हुई है, लेकिन फिर 1 महीने बाद शुरू हो जाएगी, ऐसा चलता रहता है।